वैश्वीकरण क्या है? विश्व के सभी बाजारों के एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से पूरे विश्व के लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं। सभी व्यापारियों की क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है। वैश्वीकरण के माध्यम से संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्यरत हो जाती हैं। एक या कई देश आपस में व्यापार और तकनीकी को साझा करते हैं। वैश्वीकरण के कारण उन्नत प्रौद्योगिकी को वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व भर में पारस्परिक जुड़ाव की भावना को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व भर में विचारों, वस्तुओं, पूंजी एवं व्यक्तियों का प्रवाह प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ा है। इसके अलावा दूरसंचार, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप एवं इंटरनेट जैसे आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न देशों के बीच संचार की प्रणाली को बढ़ावा देने का कार्य किया है। वैश्वीकरण के लाभ: व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलती है। शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आती है। विकासशील देश को विकसित देश बनने का अवसर मिलता है। एक देश को दूसरे देश की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। तकनीकी का आदान प्रदान होता है, जिससे नवीन तकनीकी जानकारी सीखने को मिलता है। रोजगार के अवसर मिलते हैं। एक देश को दूसरे देश से अनेकों क्षेत्र में नया सीखने का अवसर मिलता है। वैश्वीकरण के हानि: बेरोजगारी में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। वैश्वीकरण के कारण स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों का गुलाम बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून, वित्तीय कानून, मानव संपदा अधिकार कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वैश्वीकरण के प्रभाव: एक, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। राज्य अब कुछ मुख्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाना तथा सुरक्षा तक ही सीमित है। वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं। राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं। 2, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी। विकसित देशों द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध। वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि इससे समाजों में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ, परंतु श्रम के निर्बाध प्रवाह न होने के कारण विकासशील देशों को कम लाभ। वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने सामाजिक सरोकारों से मुंह मोड़ रही है, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण। इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व। 3. वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर। लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दुविधा। खाने पीने एवं पहनावे में विकल्पों की संख्या में वृद्धि। सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है। भारत की नई आर्थिक नीति LPG 1991। उदारीकरण का अर्थ होता है व्यापार करने की नीतियों को सरल बनाना, अर्थात लाइसेंस एवं अन्य बाधाओं को समाप्त करना। निजीकरण का अर्थ निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से, अर्थात निजी क्षेत्र को विकसित होने का मौका देना और उस पर लगी बाध्यता।
वैश्वीकरण एक देश से दूसरे देश के बीच व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और विचार के निर्बाध प्रवाह को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण का प्रतिरोध 1999 में सिएटल में हुई विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों को आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों को अपनाए जाने का विरोध करने के लिए किया गया। वर्ल्ड सोशल फोरम WSF नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा एवं महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। विश्वव्यापी मंच WSF पहली बैठक सन 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुआ। चौथी बैठक 2004 में भारत के मुंबई में हुआ। सातवीं बैठक जनवरी 2007 में कीनिया के नैरोबी में हुआ। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई क्षेत्रों में हो रहा है। इनमें वामपंथी राजनीतिक दल, इंडियन सोशल फोरम, औद्योगिक, श्रमिक एवं किसान संगठन आदि शामिल हैं।